कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां हम हेनरी पैपिलॉन नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं। पैपिलॉन एक ऐसा नाम है जिसे फ्रांस का हर एक शहरी जानता है। वो कोई आम चोर नहीं है, वो तिजोरियां तोड़ ढाने और कीमती गहने उड़ाने में माहिर है। एक रात वो पेरिस की एक बड्ढी ज्वेलरी शॉप में घुसकर बढ़ी सफाई से कीमती हीरे चुरा लेता है। पैपिलॉन फुर्ती से खिड़की से बाहर निकलता है, छज्जे से लटकता है और सीधे नीचे सड़क ढॉक पर कूद जाता है। ऊपर खिड़की से लोग नीचे झांक रहे होते हैं, लेकिन तब तक पैपिलॉन रात के अंधेरे में आम राहगीरों के बीच घुल मिलकर गायब हो जाता है। पीछे पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें तेज होने लगती हैं। पैपिलॉन वहां से बचकर सीधे अपने बॉस जीन कस्टिली के खुफिया ठिकाने लेनफर ब्रोथल पहुंचता है, जिसका दरवाजा एक खूंखार राक्षस के खुले हुए जबड्डे जैसा बना हुआ है। अंदर का माहौल बेहद अजीब और डरावना है। पैपिलॉन सीधे अंदर के खास कमरे में जाता है, जहां उसका बॉस कस्टिली एक आदमी को बेरहमी से पीट रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने कस्टिली को धोखा देने की कोशिश की थी। कस्टिली अपने खून से सने हाथ को रुमाल से लपेटते हुए पैपिलॉन की तरफ एक जानलेवा नजर से देखता है। पैपिलॉन बिना डरे सारे हीरे टेबल पर पलट देता है। कस्टिली का मुंशी हीरों की जांच करता है और कहता है कि यह पूरे 10,000 के हैं। कस्टिली पैपिलॉन को घूरते हुए चेतावनी देता है, मुझसे चालाकी मत करना, वरना सीधे जान से हाथ धो बैठोगे। पैपिलॉन वफादारी से सिर हिलाता है, लेकिन वो कस्टिली को यह नहीं बताता कि उसने अपनी बेल्ट में कैश और जूते में एक बड्ढा हीरा छुपा रखा है। और सबसे बड़ी बात, वो हीरों का हार जो उसने अपनी माशूका नेनेट के लिए चुराया था। क्लब से बाहर निकलकर पैपिलॉन अपनी गर्लफ्रेंड नेनेट से मिलता है और बड़े ही प्यार से वो चुराया हुआ हीरों का हार उसके गले में पहना देता है। नेनेट की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। पैपिलॉन नेनेट को चूमते हुए कहता है, बस कुछ रातें और फिर हम यह सब चौड़ डाचकर शहर से दूर एक आलीशान जिंदगी जिएंगे। दोनों हंसते हुए रात के अंधेरे में एक सस्ते से होटल के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों कमरे के फर्श पर सोकर उठते हैं तो नेनेट पैपिलॉन की छाती पर बने एक खूबसूरत तितली यानी पैपिलॉन के टैटू पर उंगली फेरते हुए कहती है कि मुझे इस छोटे से कमरे में डर लगता है, मुझे गांव में एक छोटा सा घर चाहिए। लेकिन पैपिलॉन कहता है कि गांव में कोई मौका नहीं है। पेरिस में सिर्फ 5 ही लोग हैं जो कल रात वाली तिजोरी तोड़ दी सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं तुम्हें एक राजकुमारी जैसी जिंदगी दूंगा। दोनों के बीच यह रोमांटिक बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर एक बहुत ही जोर का झटका लगता है। बाहर से आवाज आती है, किराया लेने आया हूँ। पैपिलॉन बेफिक्री से पैसे निकालकर जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोलता है, उसके होश उड्डीडीएच जाते हैं। बाहर मकान मालिक के साथ 2 खूंखार पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। पैपिलॉन दरवाजा बंद करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले दरवाजा तोड़ डाचकर अंदर घुस आते हैं और नेनेट के चीखने की आवाज के बीच पैपिलॉन को दबोचकर हथकद्दी लगा देते हैं। पुलिस वाला कमरे में बिखरे जेवरात और चुराए हुए बटुओं को देखता है और पैपिलॉन से एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर पैपिलॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, क्या तुमने यह सब रोलैंड लेग्रैंड से लूटा है? वो रात रोलैंड लेग्रैंड का बेरहमी से मर्डर हो गया है और एक गवाह ने साफ साफ तुम्हारी पहचान की है। पैपिलॉन सन्न रह जाता है। उसने चोरी तो की थी पर खून नहीं। आखिर पैपिलॉन को इस खूनी साजिश में किसने फंसाया? पुलिस स्टेशन के बंद और ठंडे कमरे में पैपिलॉन के ऊपर एक तेज रोशनी चमक रही है। इंस्पेक्टर मेजॉर्ड उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा है और उस पर रोलैंड लेग्रैंड नाम के एक मुखबिर की बेरहमी से हत्या करने का संगीन आरोप लगा रहा है। पैपिलॉन बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि वह एक तिजोरी तोड़ने वाला चोर जरूर है, लेकिन उसने किसी की जान नहीं ली। वो कहता है कि वो उस रात नेनेट के साथ था, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। असल में पैपिलॉन को उसके अपने ही बॉस कस्टिली ने फंसाया था, क्योंकि कस्टिली को शक था कि पैपिलॉन ने चोरी के माल में से कुछ हिस्सेदारी छुपाई है। कानून की इस अंधी कोठरी में पैपिलॉन की कोई दलील काम नहीं आती और अदालत उसे सीधे फ्रांस की सबसे भयानक और खूंखार जेल फ्रेंच गुयाना में उम्र कैद की सजा सुना देती है। यह एक ऐसी जगह थी जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। साल 1931 की एक सर्द सुबह पैपिलॉन को सैकड़ों अन्य कैदियों के साथ एक बहुत बड़े पानी के जहाज पर लाद दिया जाता है। जहाज के सबसे निचले हिस्से में, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती, लोहे के बड़े बड़े पिंजरों में कैदियों को जानवरों की तरह ठूंस दिया गया है। हवा में गंध, पसीना और मौत का खौफ साफ महसूस किया जा सकता है। तभी वहां गार्ड्स आते हैं और जोर से चिल्लाकर घोषणा करते हैं, तुम सब अब फ्रांस के नहीं बल्कि फ्रेंच रिपब्लिक की संपत्ति हो।
अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। इसी अंधेरे पिंजरे में पापिलॉन की नजर एक कमजोर, चश्मा पहने हुए दुबले पतले आदमी पर पड़ती है। ये आदमी कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि फ्रांस का सबसे बड़ा जालसाज लुई डेगा है, जिसने नकली नेशनल डिफेंस बॉन्ड बनाकर करोड़ों का घोटाला किया था। पापिलॉन अपनी नेवी की सूझबूझ से यह भांप लेता है कि लुई डेगा के पास बहुत सारा पैसा है जो उसने अपने शरीर के अंदर छुपा कर रखा है, और इसी वजह से जहाज के बाकी खूंखार कैदी उसे जान से मारकर उसका पैसा लूटने की फिराक में है। पापिलॉन बेहद चालाकी से डेगा के पास जाता है और उसके सामने एक सौदा रखता है। पापिलॉन कहता है, तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास ताकत। इस नरक में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम जेल पहुंचेंगे मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे यहाँ से भागने के प्लान को फाइनेंस करना होगा, यानी पैसे देने होंगे। डेगा पहले तो घबरा जाता है और साफ मना कर देता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन उसका यह मना करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसी रात जब जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और चारों तरफ घुप अंधेरा था, अचानक पिंजरे में एक चीख गूंजती है। 2 बेरहम कैदी चुपके से डेगा की तरफ बढ़ते हैं और उसे दबोच लेते हैं। वो डेगा के पेट को चाकू से चीरकर उसका पैसा निकालने ही वाले होते हैं कि तभी पापिलॉन चीते की फुर्ती से उन पर झपट पड़ता है। अंधेरे में घूंसे और लात चलने की आवाजें आती हैं। पापिलॉन अपनी जान की बाजी लगाकर उन हमलावरों को पीछे धकेलता है और डेगा की जान बचा लेता है। इस खूनी मंजर को देखकर डेगा थर-थर कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि पापिलॉन के बिना वो अगले 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वो हांफते हुए पापिलॉन का हाथ थाम लेता है और उनके बीच एक अटूट समझौता हो जाता है। आखिरकार जहाज फ्रेंच गुयाना के तट पर रुकता है। जैसे ही कैदी बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक बेहद खौफनाक नजारा होता है। चारों तरफ घना और जानलेवा दलदली जंगल है और सामने बनी है पत्थर की वो विशाल जेल जिसे सेंस डुआमा कहा जाता है। वहां का वार्डन, जो बेहद क्रूर और बेरहम इंसान है, कैदियों के सामने आकर खड़ा होता है। वो सीधे एक ऊंचे चबूतरे पर जाता है जहां एक चमचमाती हुई गिलोटिन यानी गर्दन काटने वाली मशीन रखी हुई है। वार्डन ठंडी आवाज में कहता है, यहां से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत। पहली बार भागने पर 2 साल की काल कोठरी, दूसरी बार में 5 साल, और अगर तुमने किसी गार्ड पर हाथ उठाया तो सीधा इस मशीन से तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। कैदियों को उनके बैरकों में भेज दिया जाता है जहां हर तरफ सड़े हुए गद्दे और जंजीरें बिखरी पड़ी हैं। पापिलॉन एक पल भी गंवाए बिना जेल की दीवारों, गार्ड्स की पोजीशन और बाहर जाने वाले रास्तों का बारीकी से मुआयना करने लगता है। उसे पता चलता है कि यहाँ कैदियों से जंगल में भारी लकड़ियां कटवाई जाती हैं, जहां से भागना थोड़ा आसान हो सकता है। वो डेगा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि इस नरक में रोज रहना घुट-घुट कर मरने जैसा है। डेगा डरते हुए पूछता है कि हमारे पास कोई नाव या नक्शा नहीं है, हम इस खूंखार जंगल और समंदर को कैसे पार करेंगे। पापिलॉन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे बस एक सही मौका चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन कैदियों को काम के लिए जंगल के दलदली इलाके में ले जाया जाता है। भीषण गर्मी, मच्छरों का आतंक और गार्ड्स के कोड़ों की मार के बीच कैदी अधमरे हो रहे होते हैं। तभी अचानक एक कैदी भूख और थकावट से जमीन पर गिर पड़ता है। एक क्रूर गार्ड उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। यह देखकर पापिलॉन का खून उबल जाता है। वो गार्ड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेगा उसे पकड़ लेता है और फुसफुसाता है, मत जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन पापिलॉन गुस्से में डेगा का हाथ झटक देता है। तभी वार्डन की नजर पापिलॉन पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए गार्ड्स को एक ऐसा हुक्म देता है जो पापिलॉन के भागने के सारे मंसूबों पर पानी फेरने वाला था। आखिर वार्डन पापिलॉन के साथ क्या करने वाला है? क्या पापिलॉन इस नरक से कभी आजाद हो पाएगा? वार्डन की क्रूर नजर सीधे पापिलॉन पर टिक जाती है। वो अपने चाबुक को हवा में लहराते हुए गार्ड्स को हुक्म देता है कि पापिलॉन को इस गुस्ताखी के लिए सीधे एकांत कालकोठरी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए। डेगा दूर खड़ा बेबसी से यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में अपने इकलौते रक्षक को खोने का खौफ साफ नजर आता है। गार्ड्स पापिलॉन को घसीटते हुए एक ऐसी कोठरी में ले जाते हैं जो केवल 5 बाय 5 की है, जहां न तो रोशनी की एक किरण आती है और न ही हवा का कोई झोंका। वहां सिर्फ सन्नाटा, सीलन और दीवारों पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े हैं। वार्डन उसे आखिरी चेतावनी देता है
कि अगर अब उसने कोई भी चालाकी की तो उसे इस नरक से सीधे कब्र में ही जगह मिलेगी। इस भयानक अंधेरे में दिन और रात का फर्क मिट जाता है। पापिलॉन को रोज सिर्फ खाने के नाम पर थोड़ा सा पानी और सूखी रोटी दी जाती है। थकावट, भूख और अकेलेपन की वजह से उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन उसका हौसला अब भी फौलाद की तरह मजबूत है। वो कोठरी की सूखी दीवारों पर नेनेट का चेहरा और अपनी आज़ादी के सपने बुनता रहता है। उसे पता था कि बाहर डेगा उसके भागने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा होगा। इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान को झेल रहा होता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। एक सुबह कोठरी के दरवाजे का छोटा सा झरोखा खुलता है और जेल का एक वफादार वेटर चुपके से खाने के बर्तन के नीचे एक छोटा सा सेब रख देता है। पापिलॉन जैसे ही उस सेब को उठाता है, उसे समझ आ जाता है कि यह डेगा की तरफ से भेजा गया एक पैगाम है, एक इशारा कि बाहर सब कुछ तैयार है। पापिलॉन की आंखों में एक बार फिर से जीने और यहाँ से भागने की चमक लौट आती है। वो बेहद सावधानी से उस सेब को खाता है और अपनी बची कुची ताकत को बटोरने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन वार्डन अचानक चेकिंग के लिए पापिलॉन की कोठरी में आ धमकता है। उसकी तेज नजरें फर्श पर पड़े सेब के छिलके को भांप लेती हैं। वार्डन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो पापिलॉन के सामने चीखते हुए कहता है कि जेल के नियमों के खिलाफ जाकर तुम्हें यह खाना किसने दिया? अगर तुमने उस मददगार का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खुराक आधी कर दूंगा और तुम्हें तब तक भूखा रखूंगा जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। पापिलॉन दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त डेगा को बचाने के लिए पूरी तरह खामोश रहता है। पापिलॉन की यह खामोशी वार्डन के गुस्से को और भड़का देती है। वो हुक्म देता है कि कोठरी के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया जाए ताकि हवा का आना जाना भी बंद हो जाए। अब पापिलॉन के लिए एक एक सांस लेना दूभर हो जाता है। भूख और दम घुटने की वजह से वो फर्श पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे लगता है कि अब उसका अंत बेहद करीब है। लेकिन तभी उसके कानों में जेल के पिछले हिस्से से आने वाली समंदर की तेज लहरों की आवाज गूंजती है। वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर घुटनों के बल खड़ा होता है और खुद से वादा करता है कि वो इस नरक में दम नहीं तोड़ेगा। आखिरकार 2 साल की लंबी और दर्दनाक सजा काटने के बाद जब पापिलॉन को कालकोठरी से बाहर निकाला जाता है तो उसका शरीर पूरी तरह कंकाल बन चुका होता है। बाल सफेद हो चुके होते हैं और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। लुई अपने दोस्त को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे पता चलता है कि पापिलॉन पागल हो चुका है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, कहते हुए, तुम सही थे, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे तलाक ले लिया और अपने वकील से शादी कर ली। अब वे मेरा सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि मैं यहाँ वार्डन के लिए कागजी काम करने में फंसा हुआ हूँ। बात करते करते लुई को एहसास होता है कि पापिलॉन पागल नहीं है, वह सिर्फ नाटक कर रहा है। फिर लुई पापिलॉन से पूछता है कि उसने गार्ड्स को सच क्यों नहीं बताया। पापिलॉन जवाब देता है, मैंने इसके बारे में कई बार सोचा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम उस अंधेरी कोठरी में कभी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए मैं चुप रहा। उसकी वफादारी देखकर लुई की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वह पापिलॉन से कहता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम भागना चाहते हो, इसलिए मैंने हमारे लिए एक परफेक्ट भागने की योजना बनाई है। एक और कैदी ने हमारे लिए एक नाव ढूंढ ली है। रविवार को वार्डन सभी गार्ड्स के साथ एक फिल्म देखेगा, हम उसी दिन भागेंगे। यह सुनकर पापिलॉन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और लुई पर हमला करने की कोशिश करता है। डॉक्टर तुरंत वहां पहुंचते हैं, उसे पकड़ने के लिए और उसे नींद की गोली देने के लिए। उनके जाने के बाद पापिलॉन गोली को अपने मुंह से बाहर थूक देता है। उसने हमला करने का नाटक किया था ताकि डॉक्टरों को पता न चले कि वह सामान्य है और ताकि लुई गलती से किसी को सच न बता दे। जबकि पागल होने का नाटक करते हुए पापिलॉन अपनी योजना के लिए चुपके से बहुत सारी नींद की गोलियां बचा लेता है। फिर वे सैम नाम के एक युवा कैदी से मिलते हैं। पता चलता है कि सैम की एक गार्ड से अच्छी पहचान है। पापिलॉन सैम से कहता है, हम तुम्हें भी भागने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें गार्ड से चाबियां चुरानी होंगी। जब रविवार आता है, उनकी योजना तैयार होती है। सिर्फ एक समस्या है, जिस आदमी के पास नाव है उसे उसके पैसे चाहिए। लुई उसे पैसे दे देता है। इसी बीच पापिलॉन लुई को अपनी बचाई हुई सारी नींद की गोलियां देता है और उसे गार्ड्स के ड्रिंक्स में मिलाने के लिए कहता है। वे सो जाएंगे।
जिससे उनका भागना बहुत आसान हो जाएगा। रात हो जाती है और योजना शुरू करने का समय आ जाता है। लुई नींद की गोलियां गार्ड्स के ड्रिंक्स में मिलाकर उन्हें परोस देता है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, सैम अंधेरे कमरे का इस्तेमाल करके उस गार्ड का ध्यान भटकाता है जिसके पास चाबियां हैं। पेपिलॉन गार्ड को बेहोश कर देता है और चाबियां ले लेता है। जब बाकी गार्ड्स शोर सुनते हैं तो वे उठकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर नींद की गोलियां असर दिखाती है और वे सभी बेहोश हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कैदी चुपके से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी कुछ गलत हो जाता है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में वे संघर्ष करते हैं ऊंची जेल की दीवार पर चढ़ने और नीचे कूदने के लिए। जब लुई की बारी आती है तभी लाइट्स वापस आ जाती हैं। वह घबरा जाता है और गलत तरीके से कूदता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जिस आदमी ने नाव ढूंढी थी वह पेपिलॉन से कहता है कि उन्हें लुई को उसकी टूटी टांग की वजह से यहीं छोड़ना होगा, लेकिन पेपिलॉन अपने दोस्त को छोड़ने से इनकार करते हुए लुई को उठाकर अपनी पीठ पर ले लेता है। नाव तक पहुंचने से पहले एक आदमी उन्हें पकड़ लेता है। वे सोचते हैं कि वे पकड़े गए, लेकिन वह असल में एक गार्ड होता है जो उन्हें भागने में मदद करने के लिए पैसे लेकर आया था। वह उन्हें नाव दिखाता है। वे नाव में बैठते हैं और चप्पू चलाकर दूर निकल जाते हैं। हालांकि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। नाव 4 लोगों के लिए बहुत छोटी थी और एक व्यक्ति को जाना ही होगा। जिस आदमी ने नाव ढूंढी थी वह कहता है कि उन्हें लुई को पानी में फेंक देना चाहिए। अपने दोस्त को फिर से बचाने के लिए पेपिलॉन उस आदमी पर हमला कर देता है। वह आदमी ज्यादा ताकतवर होता है और पेपिलॉन को दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी सही समय पर लुई चाकू से हमलावर को मारकर पेपिलॉन की जान बचा लेता है, जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद लुई बहुत डर जाता है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी को मारा था। पेपिलॉन और सैम लुई को सांत्वना देते हैं। वे उससे कहते हैं तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुम उसे नहीं मारते तो वह हमें मार देता। वे लाश को पानी में फेंक देते हैं और अब नाव हल्की हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक खतरा खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। उनकी नाव एक भयानक तूफान में फंस जाती है। बड़ी लहरों में वे नाव पर नियंत्रण खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो खुद को एक द्वीप पर पाते हैं। वहां के लोग उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। एक नन पेपिलॉन के पास आती है और कहती है हमें पता है कि तुम कहां से भागकर आए हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान हर पाप को माफ कर देते हैं। पेपिलॉन समझ जाता है कि उसके शब्दों का असली मतलब क्या है। वह फौरन अपने दोस्तों से कहता है हमें अभी तुरंत यहां से भागना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम फरार कैदी हैं। वे शायद पुलिस को बुला लें। जबकि वे अभी बात ही कर रहे होते हैं तभी अचानक पुलिस आ जाती है। नन ने उन्हें बुलाया था। वे दोस्त पकड़े जाते हैं और उनका युवा साथी सैम भागने की कोशिश करते हुए मारा जाता है। लुई पेपिलॉन से कहता है जब तुमने पुलिस को देखा तो तुम्हें मुझे छोड़कर भाग जाना चाहिए था। पेपिलॉन कुछ नहीं कहता। अपने सच्चे दोस्त के लिए लुई का सम्मान और भी बढ़ जाता है। पेपिलॉन अपनी दूसरी भागने की कोशिश के लिए 5 साल की एकांत कैद की सजा पाता है। वह फिर से उसी अंधेरी कोठरी की यातना सहता है। इसके बाद फिल्म 5 साल आगे बढ़ जाती है। जब पेपिलॉन आखिरकार बाहर आता है तो वह एक कमजोर बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। वार्डन उसे अभी भी जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वह उसकी तारीफ करते हुए कहता है मैंने बहुत कम लोगों को तुम्हारे जितना मजबूत देखा है। तुम बच गए, लेकिन अब तुम्हारे पास कौन सी उम्मीद बची है? तुम कभी भाग नहीं सकते। पेपिलॉन चुप रहता है और वार्डन उसे सबसे खतरनाक जेल में भेज देता है। उस नई जगह का नाम डेविल्स आइलैंड है। वहां ऊंची चट्टानें हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है और वह जगह बेहद खतरनाक है। वहां से भागना नामुमकिन है। इसी वजह से वहां के कैदियों पर कोई गार्ड निगरानी नहीं रखता। उन्हें हर हफ्ते बस थोड़ा सा खाना मिलता है, जो मुश्किल से 1 या 2 दिन तक चलता है। जब पेपिलॉन वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां के सभी लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वह भी हार मानने जैसा महसूस करता है। लेकिन तभी पेपिलॉन यह देखकर हैरान रह जाता है कि लुई भी उसी द्वीप पर है। क्योंकि लुई वार्डन के लिए उपयोगी था, इसलिए वार्डन ने उसे अंधेरी कोठरी में नहीं डाला। इसके बजाय उसने
लुई को सीधे डेविल्स आइलैंड भेज दिया। दोनों एक दूसरे से फिर मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन लुई उससे कहता है कि अब वह भागना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वे चट्टानों के पास टहलने जाते हैं। पेपिलॉन एक नारियल उठाता है और उसे पानी में फेंक देता है। वह उसे लहरों पर तैरते हुए देखता है। इससे उसे एक शानदार विचार आता है और वह एक आखिरी बार भागने की योजना बनाने लगता है। अपनी योजना के अनुसार वह सूखे नारियल इकट्ठा करता है, 2 तैरने वाले बेड़े बनाता है और फैसला करता है कि वह उनके साथ चट्टान से छलांग लगाएगा। वह लुई को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इस बार लुई जाने से मना कर देता है। वह कहता है, मेरे अंदर तुम्हारी तरह भागने की ताकत नहीं बची। इस दुनिया में अब मेरा कुछ नहीं बचा। अगर मैं भाग भी गया तो शायद बाहर जिंदा न रह पाऊं। इसलिए मुझे यहाँ शांति से रहने दो। अपने दोस्त को इतना थका हुआ देखकर पेपिलॉन उसे मजबूर नहीं करता। इसके बजाय वह बेड़ा फेंकता है और ऊंची चट्टान से छलांग लगा देता है। लुई मन ही मन सोचता है कि पानी से टकराकर पेपिलॉन मर जाएगा, क्योंकि वह चट्टान बहुत ऊंची थी। लेकिन उसने पेपिलॉन को यह नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी उम्मीद टूट जाएगी। छलांग के बाद लुई नीचे देखता है, दुखी होकर कि उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अगले ही पल उसे पेपिलॉन की आवाज सुनाई देती है। पेपिलॉन सुरक्षित पानी से बाहर आता है। वह लुई की ओर हाथ हिलाता है और खुशी से चिल्लाता है, क्योंकि वह आखिरकार आजाद हो चुका है। लुई भी मुस्कुराता है और अपने दोस्त के लिए खुशी मनाता है। इसके बाद फिल्म कई साल आगे बढ़ जाती है। हम एक बूढ़े पेपिलॉन को देखते हैं, जो अब भी एक फरार कैदी है, लेकिन आजाद और अच्छी जिंदगी जी रहा है। वह अपनी अविश्वसनीय कहानी एक अमेरिकी प्रकाशक को सुनाने जाता है। उसकी किताब प्रकाशित होने के बाद उसे आखिरकार इंसाफ मिलता है। इतने सालों बाद अदालत उसका नाम साफ कर देती है और उसके खिलाफ सारे आरोप हटा दिए जाते हैं। आखिरकार उसे अपने देश वापस लौटने का मौका मिल जाता है। फिल्म उसके साहस और उम्मीद की इस महान जीत के साथ खत्म होती है।